एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एचपी एग्ज़ाम प्रेप स्टडी मेड इजी। आज का जो टॉपिक है हम तैयार करने जा रहे हैं उसमें हम एमसीक्यूज़ करेंगे रिलेटिंग टू द टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि सिलेबस में फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक दिया हुआ है। तो इससे भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे जेबीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। क्योंकि सिलेबस सेम है तो तैयारी अच्छी रहनी चाहिए। हम पुराने क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जिसमें जेबीटी के क्वेश्चंस होंगे, बट पहले जो है हम एनसीईआरटी 9th की कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हेन डिड लुई 16 असेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस? तो फ्रांस का एक किंग था, लुई 16 इसका नाम था। वो कब राजा बना था, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब भी स्टडी करना शुरू करते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्टार्टिंग होती है लुई 16 से, क्योंकि ये जो राजा था इसी की वजह से जो है बहुत सारे जो हैं रेवोल्यूशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसने इमीडिएट टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया था। और टैक्सेस लगाना इतना प्रॉब्लमेटिक इसलिए था उस टाइम पर क्योंकि फ्रेंच जो इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रही थी। इसी वजह से लोग जो हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन करते हैं, फ्रांस में रेवोल्यूशन आती है जिसकी वजह से मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या है, लुई 16 जो है वो कब राजा बने थे? तो लुई 16 जो है वो कब राजा बने थे? 1774, 1789, 1791 या 1804? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है 1774। ठीक है, 1774 जो है इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एस्टेट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी पेड टैक्सेस टू द स्टेट? तो यहाँ पर क्या है, टैक्सेस की बात हो रही है। तो टैक्सेस जो है यहाँ पर कौन सी एस्टेट जो है वो देती थी? अब जो हमारे पास सोसाइटी है उसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक थी हमारे पास नोबिलिटी, एक थी क्लर्गी और एक थी पेजेंट या फिर जिसको आम इंसान बोलते हैं। तो नोबिलिटी में कौन आते हैं हमारे पास? तो ये 3 स्टेट्स आते हैं यहाँ पर। ये आगे पीछे हो सकते हैं। क्लर्गी में जो है यहाँ पर मेनली हमारे पास राजा आता है, मोनार्क। और जो हमारे पास नोबिलिटी है इसमें चर्च के लोग आते हैं, या फिर चर्च और मोनार्क जो है वो कहाँ पर है? क्लर्गी में देखने को मिलेगा आपको। और जो नोबिलिटी है यहाँ पर हायर ऑफिशियल्स होंगे जो कि राजा के अंडर ही काम करते हैं, जैसे उसके जितने भी बैनरमैन होंगे या फिर सेनापति होंगे, आर्मी ऑफिशियल्स होंगे, वो सारे नोबिलिटी में आएंगे। और जो हमारे पास पेजेंट्री आती है या फिर पेजेंट वर्ग आता है, इसमें कौन होगा? आम इंसान होंगे। तो फ्रेंच सोसाइटी में सबसे ज़्यादा टैक्सेस जो देने पड़ते थे इनमें से किसी एक को देने पड़ते थे। तो जो क्लर्गी थी इसको फर्स्ट एस्टेट कहते थे उस टाइम पर, नोबिलिटी को कहते थे सेकंड एस्टेट, और जो हमारे पास पेजेंट्री आती है इसको कहते थे थर्ड एस्टेट। तो ऑप्शंस में है कि इनमें से कौन सी एस्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे करती थी? क्या वो फर्स्ट एस्टेट थी, क्या वो सेकंड एस्टेट थी, क्या वो थर्ड एस्टेट थी, या फिर ये सारी ही एस्टेट्स जो थी टैक्सेस पे करती थी? तो सबसे ज़्यादा टैक्सेस का जो बर्डन था वो थर्ड एस्टेट के ऊपर था। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर थर्ड एस्टेट को ही सबसे ज़्यादा बर्डन उठाना पड़ता था टैक्सेस का। इसी वजह से बाद में आगे चलकर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिलती है, क्योंकि जो आम इंसान है वो टैक्सेस नहीं भरना चाहता था, क्योंकि जो आम इंसान था वो पहले से ही गरीब था। जब चर्च और मोनार्क जो होगा वो और ज़्यादा टैक्सेस इंट्रोड्यूस करेंगे तो फ्रेंच सोसाइटी जो है वो कोलैप्स करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टैक्स एक्सट्रैक्टेड बाय द चर्च फ्रॉम द पेजेंट वॉज कॉल्ड? तो यहाँ पर क्या है कि जो किसानों से जो टैक्स लिया जाता था, चर्च जो टैक्स लेता था किसानों से, उस टैक्स का क्या नाम था? क्या वो टाइले था, क्या वो टीथे था, क्या वो लीवरे था, या फिर क्या वो फ्रैंक था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है उसका नाम था टीथे। ठीक है, टीथे क्या था? जो टैक्स लेता था चर्च। टाइले क्या है?
टाइले जो आता है वो टैक्स ही होता है, बट ये जो है मोनार्क को जो टैक्स दिया जाता था उसको टाइले कहते थे। लीवरे जो है ये ओल्ड करेंसी है फ्रांस की, जो कि बाद में आगे चलकर बंद हो जाती है, ओल्ड करेंसी। और फ्रैंक भी बीच में इनकी एक करेंसी रही थी जो कि बंद हो जाती है बाद में। फिर हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बुक आती है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऑथर का नाम पूछा है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फिलोसोफर्स के बारे में चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, और उन्हीं की बुक्स भी दी होंगी उन्हीं चैप्टर्स में। तो उन फिलोसोफर्स के बारे में पता होना चाहिए। और ये सारे फिलोसोफर्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स आती हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हु रोड द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो जो है वॉज द ऑथर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। साथ ही में इन सब की बुक्स भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास मोंटेस्क्यू आते हैं। मोंटेस्क्यू ने कौन सी बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं या फिर देख सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास जॉन लॉक। जॉन लॉक की इम्पॉर्टेंट बुक जो है उसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज टू टू ट्रीटीज ऑफ, साइड में लिखता हूँ मैं, एक सेकेंड, साइड में ऐड करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये बुक्स जो हैं आ जाती हैं। जैसे जॉन लॉक की है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, मोंटेस्क्यू की है द स्पिरिट ऑफ लॉ, जीन जैक रूसो की है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और वोल्टेयर की आती है इंपॉर्टेंट बुक जिसका नाम है कैंडिड। ये क्या है, पॉलिटिकल तो नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पर क्या है, सोशल फिलोसोफर्स थे ये लोगों को अवेयर करना चाहते थे कि इंडिपेंडेंट सोसाइटी कैसी होती है, और उन्हें आज़ादी दिलाना चाहते थे फ्रॉम द मोनार्कियल गवर्नमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन विच डेट वॉज द बेस्टाइल फोर्ट्रेस स्टॉम्ड। तो बेस्टाइल का जो फोर्ट्रेस था, किला था, उसके ऊपर कब लोगों ने अटैक कर दिया था। क्या मतलब 14th, क्या वो 14th जुलाई 1789 को था, 20th जून 1789 को था, 4 अगस्त 1789 को था, या 21 सितंबर 1789 को था। तो जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का 9th क्लास की, तो वहाँ पर पहली ही स्टेटमेंट जो लिखी है उसमें यही लिखा हुआ है कि ऑन 14th जुलाई 1789 पीपल जो है वो डिलेमा में, मेंटल डिलेमा में थे, कि उन लोगों को लगता था कि जो किंग था वो उनके ऊपर अटैक करवा देगा, और इससे पहले राजा अटैक करे वो लोग जो हैं वो बेस्टील के फोर्ट्रेस थी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचा देते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन ए 14 जुलाई 1789, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल असेंबली नेशनल असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड इन 1791। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उनका, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास यहाँ पर फिलोसोफर्स थे वो भी यही चीज़ें बता रहे थे लोगों को कि उन्हें जो है मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट हटानी है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर टू एस्टैब्लिश अ रिपब्लिक, क्या वो एक रिपब्लिक लाना चाहते थे, मतलब रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे। लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, राजा की पावर्स को कम करना चाहते थे। या फिर टू एग्जीक्यूट द किंग, राजा को मार देना चाहते थे। या फिर टू स्टार्ट द वॉर अगेंस्ट प्रूशिया, कि या फिर क्या बोलते हैं कि प्रूशिया के अगेंस्ट वो एक वॉर स्टार्ट करा देना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। पावर, जो मोनार्क था, राजा था, वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वो किसी भी चीज़ का जो
क्या बोल सकते हैं उसको, किसी भी चीज़ का हमारे पास बर्डन था वो नॉर्मल लोगों के ऊपर, पेजेंट्री के ऊपर या फिर आम इंसान के ऊपर डाल देता था। ठीक है, तो वो उसकी पावर्स गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, जबकि क्लर्गी जो थी या फिर हमारे पास जो नोबिलिटी है उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा उनको इंडिपेंडेंस दे रखी थी, उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। इसीलिए जो है वो असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था 1791 में, जो कि मोनार्क या फिर राजा की पावर को कम करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड द फ्रेंच नेशनल एंथम द मर्साइलेज। तो फ्रेंच नेशनल एंथम के राइटर कौन थे ये पूछा गया यहाँ पर। तो फ्रेंच नेशनल एंथम के जो राइटर थे उनका नाम था रोगेट डे लाइल। ठीक है, रोगेट डे लाइल जो हैं इज़ द ऑथर ऑफ फ्रेंच नेशनल एंथम, उन्होंने लिखा था। हु वॉज द लीडर ऑफ द जेकोबिन क्लब। जेकोबिन क्लब जो है यहाँ पर बनाया गया था टू गेट रीड ऑफ द मोनार्क। तो यहाँ पर क्या है, जेकोबिन क्लब बनाया जाता है जिसके लीडर जो बनकर आते हैं उनका नाम है मैक्समिलियन रॉबीस्पियर जो है वो आते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द टर्म सैंसक्यूलोटिस लिटरली मीन। सैंसक्यूलोटिस का लिटरल मीनिंग क्या है। तो क्या इसका मतलब है दोज विद नी ब्रिचेस, हाफ मतलब ऐसी हमारे पास क्या है, नी ब्रिचेस बिना घुटने वाली पैंट वाले जो हैं उनको बोलते हैं, या फिर दोज विदाउट ब्री नी ब्रिचेस, ऐसे लोग जो बिना घुटने वाली पैंट पहनते हैं। थर्ड आती है वेल्थी क्लास, है अमीर लोगों के लिए यूज़ होता है या फिर क्लर्गी के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, द दोज विदाउट नी ब्रिचेस। जो फ्रेंच लोग थे वो उनकी ड्रेसिंग सेंस में क्या थी, एक ड्रेस आती थी, एक पैंट आती थी जो कि बिना घुटने वाली होती थी, मतलब घुटनों तक पहनी होती थी वो पैंट उन्होंने, और वही चीज़ जो है वो यूज़ करते थे फॉर वेयरिंग एट दैट टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इन फ्रांस इज रेफर टू एज। जो 1793 से 1794 के बीच का पीरियड है उसको क्या कहते थे, उसको क्या ग्रेट फियर कहते थे, बहुत डरावना टाइम पीरियड कहा जाता था, रेन ऑफ टेरर, या डायरेक्टरी रूल कहा जाता था, या रिपब्लिक एरा कहा जाता था। तो जो हमारे पास मैक्समिलियन रॉबीस्पियर था उसी का टाइम पीरियड है 1793 से 1794 का, और इसको उस टाइम पर कहा जाता था द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक तरह से राजा को जब हटा दिया जाता है तो ये उनका लीडर बन जाता है लोगों का, बट ये जो है राजा से भी बदतर होता है, और कोई अगर इसके खिलाफ बोलता था तो उसको भी ये क्या है एग्जीक्यूट कर देता था, मरवा देता था। ठीक है, और एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो उसने एक स्पेशल मशीन थी उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू बीहेड इंडिविजुअल ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर एक डिवाइस यूज़ किया जाता था जिससे लोगों का सर कलम कर दिया जाता था। उस डिवाइस को क्या कहते थे, गुलेटन, स्कैफोल्ड, नूज या फिर एक्स। तो क्या वो गुलेटन थी, स्कैफोल्ड था, फांसी का फंदा था, या फिर कुल्हाड़ी थी। तो इसका राइट आंसर है गुलिटन। गुलिटन क्या होता था, एक बहुत बड़ी मतलब फ्रेम सी होती थी जिसमें क्या होता था, जैसे ऐसे करके सिर रखने के लिए बना होता था, और ऊपर से क्या होता था एक ब्लेड आता था, और वो जहाँ पर जैसे किसी का सिर रखा होगा उसके ऊपर ब्लेड गिरेगा ज़ोर से और उसका सर जो है वो कट कर नीचे गिर जाता था। तो गिलेटन जो है वो मशीन यूज़ की जाती थी टू बी हेड पीपल हु स्पोक अगेंस्ट मैक्समिलियन रॉबीस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो कौन से साल में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। तो वो कौन सा साल था, 1804। 1804 में क्या किया था मैक्समिलियन नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का एम्परर बना दिया था, जबकि वो वहाँ पर एक
रिपब्लिक गवर्नमेंट चाहते थे, बट नेपोलियन बोनापार्ट जो है कुछ ऐसे रूल्स लेके आता है जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस जो है वो एक तरह से फिर से मोनार्की की तरफ वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज नेपोलियन फाइनली डिफीटेड इन 1815। 1815 में सब मतलब नेपोलियन को कहाँ पर हराया गया था इन द फाइनल। तो यहाँ पर क्या है, फाइनल मतलब कि लास्ट बैटल जो थी नेपोलियन की वो कौन सी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार पहले भी पूछा गया है, तो इसी के लिए जो है वाटरलू बैटल जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं है आपसे यही पूछा जा सकता है कि नेपोलियन कहाँ पर हारा था या किस बैटल में हारा था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वाटरलू की बैटल जो थी वो कब हुई थी, तो वो कब हुई थी 1815 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज टाइले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में टाइले क्या था। तो टाइले क्या होता था, जो हमारे पास नोबिल कॉमनर्स आते थे या फिर नॉर्मल आम इंसान आते थे, उनसे जो टैक्स लिया जाता था, बट ये टैक्स लेता कौन था, चर्च लेता था या स्टेट लेती थी, यही जो है मेन क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अ टैक्स पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, स्टेट को जो टैक्स दिया जाता था उसको टाइले कहते हैं, और जो चर्च को दिया जाता था उसको बोलते हैं टीथे। टीथे टैक्स जो है वो डायरेक्टली दिया जाता था चर्च को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच फिलोसफर प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो यहाँ पर पूछा है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है उस बुक का ऑथर कौन है। तो अभी पीछे डिस्कस किया हमने कि स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखी है, मोंटेस्क्यू ने। मोंटेस्क्यू इज़ द ऑथर ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉज। और यही क्वेश्चन जो है घुमाकर भी पूछा जा सकता है आपसे कि विच बुक डिस कौन सी बुक ने डिस्क्राइब किया था कि जो सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे कौन कौन से पार्ट्स हैं वो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि आज भी आप बहुत सारी डेमोक्रेसीज़ में देखेंगे। जैसे इंडियन डेमोक्रेसी है, वहाँ पर भी आपको डेमोक्रेसी के 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, लेजिस्लेटिव है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आती है, एग्जीक्यूटिव है जिसमें जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो आते हैं, और जुडिशरी आती है। जुडिशरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, और जो भी हाई कोर्ट्स हमारे पास आते हैं वो जुडिशरी का पार्ट आते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसने डिस्क्राइब किया था, कौन सी बुक में डिस्क्राइब था, या फिर वो बुक किसने लिखी थी, मोंटेस्क्यू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्ड टू द फर्स्ट एस्टेट इन द फ्रेंच सोसाइटी। फर्स्ट एस्टेट को कौन बिलोंग करता था यहाँ पर, जो फ्रेंच सोसाइटी है इसमें, क्या वो पेजेंट्स थे, क्या वो नोबिलिटी थे, क्या वो क्लर्गी थे, या फिर क्या वो मर्चेंट्स थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा क्लर्गी। क्लर्गी जो है वो फ्रेंच सोसाइटी के फर्स्ट एस्टेट में आते थे। फर्स्ट एस्टेट में हमारे पास एक तो आते हैं मोनार्क, जो वहाँ का राजा था। दूसरा आएगा चर्च, ठीक है। नोबिलिटी में कौन होंगे, जो राजा के दरबारी टाइप्स होंगे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाते हैं, या फिर उनके जो भी आर्मी ऑफिशियल्स आएंगे वो नोबिलिटी में आ जाएंगे। और पेजेंट्स में आपको पता ही है, पेजेंट्स का लिटरल मीनिंग ही फार्मर होता है। तो फार्मर्स जो हैं वो क्या हैं, फार्मर या फिर कॉमन पीपल जो हैं वो पेजेंट्स में आएंगे या पेजेंट्री में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 हु वर कंसिडर्ड एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर क्या है, जो ऑप्शंस हैं, ऑल मैन एंड वुमेन, क्या सभी लोगों को जो है एक्टिव सिटीज़न माना जाता था उस टाइम पर, या फिर मैन अबव 25 ईयर्स हु पेड टैक्सेस इक्वल टू द लीस्ट टू एट लीस्ट 3 डेज ऑफ लेबरर्स वेज, या फिर 25 साल की उम्र के वो मैन जो टैक्स पे करते थे, कितना, एटलीस्ट 3 डेज ऑफ अ लेबरर्स वेज के बराबर, मतलब
3 दिन की दिहाड़ी के बराबर, जो लोगों की दिहाड़ी होती थी उसके बराबर जो टैक्स पे करता था। या फिर सी है ओनली प्रॉपर्टी ओनिंग विमेन, ऐसी ऐसी औरतें जो प्रॉपर्टी ओन करती थी। या फिर ऑल यूथ बिलो 25 ईयर्स, ठीक है। या फिर ये आता है ऑल यूथ बिफोर बिलो 25 ईयर्स, उससे नीचे जो भी थे वो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होने वाला है मेन अबव 25 ईयर्स हु पे द इक्वल टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 डेज ऑफ, मतलब एक तरह से क्या है कि जो टैक्स पे कर रहा है उसको जो है एक्टिव सिटीज़न माना जाता था, बाकी जो थे वो उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता था। और सोसाइटी जो थी उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि वो अनइक्वल थी। लोगों को जो है राइट्स जो थे वो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वट वॉज द यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794? तो 1794 में ऐसी कौन सी करेंसी थी जो ख़त्म कर दी गई थी फ्रेंच सोसाइटी द्वारा? तो उस करेंसी का नाम क्या है? लीवरे। लीवरे जो है फ्रेंच करेंसी आती है, मतलब उस टाइम पर थी, बट अब क्या है वो ख़त्म कर दी गई है। और कब ख़त्म हुई है? 1794 में। व्हेन वाज फ्रांस डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक बाय द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट? तो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने कब फ्रांस को एक रिपब्लिक मान लिया था, गणतंत्र मान लिया था? तो इसके लिए डेट्स भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। 21 सितंबर 1792 इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु रोड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन इन 1791? 1791 में लोगों के जो अधिकार हैं उसके लिए जो डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है, वो किसने लिखा था? मैरी एंटोनिएट, ओलिम्पे डी गौजेस, मैक्समिलियन रॉबिस्पियर, या फिर नानीने वैली ने? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ओलिम्पे डी गाउजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी के, क्योंकि एक टॉपिक जो है, एक पार्ट जो है पेपर का, वो एसएसटी के ऊपर ही आ रहा है। और उसमें जो है आपको सिलेबस पहले से दे रखा हुआ है। एसएसटी का हिस्ट्री से दिया हुआ है, ज्योग्राफी से अलग दिया हुआ है, इकोनॉमी से अलग दे रखा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच ईयर वॉज स्लेवरी फाइनली अबॉलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज़? स्लेवरी जो है वो कब ख़त्म कर दी गई थी फ्रेंच सोसाइटीज़ में? 1848 में। 1848 में जो है स्लेवरी, जो भी हमारे पास एक तरह से गुलामी को जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था, इन द ईयर 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पॉलिटिकल सिंबल ऑफ फ्रांस व्हाट डिड ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर? तो यहाँ पर क्या है, चैप्टर के बीच में एक पेज दे रखा है जिसमें बहुत सारे सिंबल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो उसी सिंबल्स वाले चैप्टर में से सिंबल वाले पेपर में से एक क्वेश्चन मैंने निकाला है, जिसमें क्या दिया था? ब्रोकन चेन्स थी, टूटी हुई बेड़ियाँ थी, और वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जिसमें क्या होगा, ब्रोकन चेन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी? एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, या फिर फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती हैं। हु रोड द इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट? मतलब थर्ड एस्टेट क्या है? एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट था उस टाइम पर, वो पैम्पलेट किसने लिखा था? तो वो पैम्पलेट जो है वो किसने लिखा है? एबी साइयेज़ ने। एबी साइयेज़ ने। इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके बाद। व्हाट वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन फ्रांस दैट सॉ अ रैपिड राइज इन प्राइसेस? अच्छा, जब टैक्सेस बढ़ा दिए गए फ्रेंच सोसाइटी के ऊपर, तब वहाँ पर जो है टैक्सेस बढ़ने की वजह से लोगों ने फ्रेंच जो किला था बेस्टाइल का, उसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद जो है बाद में वो फ्रेंच मोनार्क है लुई 16, उसको भी मार देते हैं, गुलिटेन कर देते हैं, उसको भी हेड कर देते हैं। और उसके बाद जो है फ्रेंच सोसाइटी जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, वहाँ पर जो है महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक ब्रेड का पीस जो है उसी का प्राइस जो है वो मिलियंस में चला जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसके जो उस टाइम पर जो स्टेपल डाइट थी, जो वो खाना खाते थे, उसमें मेनली क्या चीज़ थी? तो मीट, राइस, ब्रेड और पोटैटोज़ में से
ब्रेड जो है वो आंसर होगा इसका। और ब्रेड भी उस टाइम पर इतनी महंगी हो गई थी कि 1 मिलियन रुपीज़ का एक ब्रेड का पीस मिलता था। इस तरह से जो है वहाँ पर महंगाई बढ़ गई थी। लास्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। आफ्टर द फॉल ऑफ द जेकोबिन गवर्नमेंट, पावर वॉज सीज्ड बाय अ न्यू एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर। व्हाट वाज इट कॉल्ड? तो यहाँ पर क्या है, जेकोबिन गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद जो वहाँ पर एक नई गवर्नमेंट बनाई गई थी, या फिर एक पावर बोल सकते हैं जिसको। तो उन्होंने क्या किया था, एक एग्जीक्यूटिव बनाई थी 5 मेंबर्स की। उसको कहते हैं कि क्या कहा जाता है उस एग्जीक्यूटिव को? तो ऑप्शन है यहाँ पर द डायरेक्टरी, द कन्वेंशन, नेशनल असेंबली या फिर एस्टेट्स जनरल। तो इसका आंसर होने वाला है द डायरेक्टरी। द डायरेक्टरी जो है इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर जो है हमारे 25 क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और इसी के साथ जो है ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिएगा।